Assalamu alaikum. I welcome you all to the second week lecture for our ongoing online classes of HVAC technology. आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं that is air refrigeration cycles. Air refrigeration cycles basically are one of the earliest system. जब early 1900s में जब एयर कंडीशनर्स आना शुरू हुए थे so उस टाइम पहले एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ होता था. एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जो सेलिएंट फीचर्स थे वो कुछ ये थे कि जो मेनली जो इसमें था कि हमारे पास एयर जो है वो एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा था एंड दैट वाज बीइंग यूज्ड टू कूल डाउन और प्रोवाइड द कूलिंग. तो आज भी उस टाइम जो है जो आपके शिप्स वगैरह थे, क्योंकि उस टाइम जो है सी शिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो भी सिस्टम यूज़ हो रहे थे उसमें एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही यूज़ होता था. फिर उसके बाद वेपर कंप्रेशन सिस्टम आ गया जो हम आज देखते हैं. ठीक है, उसमें भी पहले वेपर, फिर वेपर एब्जॉर्प्शन भी था दरमियान में. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब डेवलप हो गए तो बिल्कुल एक तरह से CFC यानी कि जो R22 गैस जो हमारे पुराने एसीज वगैरह में यूज़ होती है वो जब आया तो उसने बेसिकली एक तरह से एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को बिल्कुल ऑब्सलीट कर दिया, बिल्कुल वो सिनेरियो से ही ख़त्म हो गए. आज भी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ होता है मगर बहुत लिमिटेड यूज़ है और इसका जो मैक्सिमम जो इस टाइम अगर किसी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है तो वो एयर कंडीशनिंग या जो हमारे एयरक्राफ्ट्स के अंदर एयर कंडीशनिंग होती है उसके लिए यूज़ हो रहा होता है. क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे आपकी एयर वैसे ही रिलेटिवली कूलर होती है, सो उसको कंडीशन करना और उसको समवट आगे प्रोवाइड करना वो आपके लिए ईजी हो जाता है. सो एक इसके जो है ऑब्सलीट होने की वजह ये भी थी कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस था वो बहुत कम था. दो तरह के सिस्टम में इनको डिवाइड किया जाता है. एक क्लोज सिस्टम है, दूसरा ओपन सिस्टम है. हमारे पास जो क्लोज सिस्टम है उसकी आप कह लें कि जो उसकी वर्किंग है वो कुछ आप इस तरह से समझ लें कि हमारे पास जो एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है एंड दैट इज़ इनसाइड द पाइप्स ऑल ऑफ द टाइम. ठीक है, और जो वो एयर है वो डायरेक्ट, यानी कि आप यूँ फ़र्ज़ करें कि आपने अगर ये क्लोज सिस्टम आपने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का लगा दिया, सो होगा क्या कि बैक एंड पे एयर जो है एक और मीडियम को कूल करेगी, या लेट से कह लें कि ब्राइन को कूल करेगी. ब्राइन बेसिकली कहा जाता है कि अगर नमक का बहुत ज़्यादा एक वो सॉल्टी सोल्यूशन हो तो उसको हम ब्राइन कहते हैं, आप लोगों ने यकीनन पढ़ा भी होगा. सो वो ब्राइन का एयर जो है वो बेसिकली उस ब्राइन के सोल्यूशन को कूल कर रही होगी और वो ब्राइन का सोल्यूशन जो है आपके पास कमरे में जो है वो एक तरह से सर्कुलेट हो रहा होगा. सो वो सर्कुलेट होगा, जो एयर होगी उसके साथ हीट एक्सचेंज होगी तो समवट रूम का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा. या फिर आपने अगर देखा हो कि अक्सर जगहों पे जो रेडिएटर्स यूज़ किए जाते हैं, मसलन कमरों में जो है रेडिएटर्स जो है लगा दिए जाते हैं. एक सेंट्रल एक सिस्टम होता है जो बेसिकली वाटर को हीटअप कर रहा होता है और हर कमरे में से वो गर्म पानी गुजरता है तो वो बेसिकली हीट प्रोवाइड करता है. सो इस तरह का कुछ ये जो है हमारे पास इसमें क्लोज टाइप सिस्टम जो है इसमें यूज़ हो रहा होता था. कुछ इसके जो है हमारे पास एडवांटेजेस भी थे. सबसे पहले ये था कि हमारे पास जो सक्शन था, ठीक है, टू द कंप्रेसर, वो हमारे पास हाई प्रेशर पे हो सकता था. सो उसकी वजह से ये था कि हमारे पास जो है कह लें कि वॉल्यूम हैंडलिंग जो है यानी कि विच वाज रिक्वायर्ड बाय कंप्रेसर या एक्सपेंडर वो हमारे पास ज़रा कम थी. सो बेसिकली कह लें कि आपकी पावर कंजम्पशन एक तरह से इस पॉइंट पे कम थी और कह लें कि हम ऑपरेटिंग प्रेशर रेशियो वगैरह जो है उसको हम चेंज कर सकते थे इसमें, जिसकी वजह से आप कह लें कि हायर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें इस केस में मिल सकता है. उसके बाद जो है हमारे पास ओपन सिस्टम है. ओपन सिस्टम जो है बेसिकली इस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो एयर है वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट आ रही है रूम में. यानी कि आप फ़र्ज़ करें कि एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के अंदर टरबाइन है और टरबाइन से जो है एयर कूल डाउन हो के, ठीक है, यानी कि बेसिकली एक्सपेंडर के तौर पे वहाँ टरबाइन यूज़ हो रही थी तो उससे वर्क जब उससे स्ट्राइक करेगी और वो जो है एनर्जी अपनी गिव अप करेगी, सो वो कूल एयर डायरेक्ट जो है एयरक्राफ्ट के अंदर आ रही है. जितने पैसेंजर्स हैं उनके जो है उनको ट्रांसफ़र करते हुए हीट वहाँ से दोबारा सक हो रही है और आगे ट्रांसफ़र हो रही है. सो बेसिकली इस केस में जो आपका रेफ्रिजरेंट था वो भी एयर था और वही इनडायरेक्ट आपके पास जो एरिया था जहां आपको कूलिंग चाहिए थी वहाँ इन कांटेक्ट भी आ गया. इसके कुछ नुकसानात भी हैं.
जो एक सबसे बड़ा इसका नुकसान है वो ये है कि जो है जब आपके पास यहाँ ये फ्लोट कर रहा है और जब लेट से अगर रेफ्रिजरेंट अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो जब वो कैबिन से होके बेसिकली एयर जाएगी तो वो अपने साथ मॉइस्चर भी ले जाएगी। सो ये इसमें कुछ जो है कह लें डिसएडवांटेज भी थे। और इसमें जो है प्रेशर जो है उसका भी जो है यहाँ एक कंसर्न है कि हमारे पास जो कैबिन है वो बेसिकली हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें रखना पड़ेगा, हम उसे वेरी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है ह्यूमन कंफर्ट के लिए अगर मैं वैसे भी बात करूं। और इसकी बड़ी एक देखें बात एक जो है आप लोगों को ये समझ भी आएगी। देखें हमारे ह्यूमन कंफर्ट है, हम बहुत कंफर्टेबल होंगे इन ब्रीदिंग जब हमारे पास 1 बार प्रेशर होगा, ठीक है। सो 1 बार पे हमारे लिए ब्रीथिंग ईजी है, ठीक है। और अगर जो है लेट से अगर वो प्रेशर वगैरह वेरी होगा तो सांस लेने में मुश्किलात भी आ सकती हैं। अब हमारे पास वहाँ टॉप पे क्या हो रहा है कि चूँकि एयर का प्रेशर कम है, ठीक है, वो एयर कूल भी हो रही है। सो बेसिकली कह लें कि ये वाला सिस्टम उस केस में इस वजह से भी वैलिड है कि ये सिस्टम वर्क ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करता है और ह्यूमन कंफर्ट के लिए भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM चाहिए होता है। सो उसके लिए बड़ा फिजिबल सिस्टम है उन केसेस में, ठीक है। तो जो इसका कह लें कि जो कुछ एडवांटेजेस भी हैं, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसका एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें हीट एक्सचेंजर वगैरह या फिर कह लें कंडेंसर के होने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। और एयरक्राफ्ट का जो है मैंने आपसे जिक्र कर लिया कि जो है कैबिन प्रेशराइजेशन और यानी कि हम कैबिन प्रेशर भी मेंटेन कर सकते हैं इसके थ्रू और एयर कंडीशनिंग भी हम कर सकते हैं। और कह लें कि इसके जो हमने बात की कि मॉइस्चर पिक कर लेता है, उसकी वजह से जो इसका मेन जो आपको डिसएडवांटेज होगा वो ये होगा कि हमें एंड पे जो है जब ये एक्सपेंशन ये इसके बाद हो जाती है तो हमें किसी पॉइंट पे जो है हमें सॉर्ट ऑफ फ्रॉस्ट वगैरह भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, या फिर लाइन में जो आपके पास कह लें कि वहाँ भी बंदिश हो सकती है, ठीक है। सो ये बेसिकली जो है कह लें कि थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज है। सम सॉर्ट ऑफ ड्रायर वगैरह डेसिकेंट वगैरह इस केस में यूज़ कर लें जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, सो उस तरह जो है ये वर्कआउट कर सकते हैं। और है कि जो हमारे पास जो एयर कंडीशनर है वहाँ लाजमी तो कोई डेसिकेशन वगैरह के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करते होंगे वो, ओके। उसके बाद जो है लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि हमारे पास नॉर्मली जो है हीट पंप हम कहते हैं, यानी कि अगर लेट से आप इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं सो हम कोई भी ऐसा एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो कि हीटिंग और कूलिंग दोनों प्रोवाइड कर सके हम उसे हीट पंप बोलते हैं। अगर हम इसके टर्मिनोलॉजीज़ में जाएं सो बेसिकली हीट पंप होता क्या है, हीट पंप ट्रांसफर्स एनर्जी अगेंस्ट नेचुरल टेम्परेचर ग्रेडियंट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर टू अ हायर वन, ठीक है। यानी कि नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि जो कूल एयर है, ठीक है, बेसिकली उसने ट्रैवल करना होता है, ठीक है, वो गर्म एरियाज़ की तरफ जाती है। मगर यहाँ आप क्या कह रहे हैं कि बेसिकली जो वो ग्रेडियंट है हम उसको जो है उसके अगेंस्ट हम बेसिकली वर्किंग कर रहे हैं, यानी कि हम बेसिकली हाई से लो में बेसिकली जो है उसको हम कह लें कि एयर को ट्रैवल करा रहे हैं। सो बेसिकली आप कह लें कि बिल्कुल उससे सिमिलर है कि हम लेट से जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी हम अगर एक लो रिजर्वायर से हाई वाटर रिजर्वायर की तरफ हम जो है वाटर को फ्लो कराते हैं। सो बेसिकली कह लें कि यहाँ इस केस में होता क्या है कि द एनर्जी रिजेक्शन ऑफ इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम मस्ट बी कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर अबव ऑफ दैट ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। बेसिकली जो है यानी कि हीट पंप के केस में यही है कि टेम्परेचर जो है जो आपके पास वार्म एयर है उसका ज़रा ज़्यादा होना चाहिए जिसको आपने थ्रो कराना है एट द सराउंडिंग सिस्टम। दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पजेज एंड रेफ्रिजरेशन प्लांट डिज़ाइन एंटायरली फॉर दिस पर्पज कॉल्ड हीट पंप्स, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है अगर हम रेफ्रिजरेशन की बात करें तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट आपको याद हो कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा भी था कि अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एज अ हीट पंप जो यूज़ हो रहा था कि आप जो है वहाँ से डायल वगैरह या उसका सर्किट चेंज कर देते हैं तो बेसिकली वो कूल एयर की जगह वार्म एयर प्रोवाइड करोगे, जो कि आपके हमारे पास जो इन्वर्टर बेस्ड सिस्टम उनमें हर तकरीबन हर इन्वर्टर सिस्टम में यूज़ हो रहा है। बहुत लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो सिर्फ कूल ओनली इन्वर्टर दे रही हैं। एनवायरो का मुझे जो है मेरे इल्म में है, एनवायरो जो है वो ये वाले सिर्फ कूल ओनली इन्वर्टर प्रोवाइड कर रही है। बाकी आई बिलीव बाकी सारी कंपनीज़ जो हैं
उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कूल ओनली जो है आपके स्प्लिट में प्रोवाइड कर रही है। ओके, अच्छा, अब जो है कह लें कि जब रेफ्रिजरेटर जो है या फिर आपके पास कह लें कि जो रेफ्रिजरेंट है, जब आप इसे किसी कमरे को कूल कर रहे हैं तो जितनी एनर्जी आपने वहाँ से एब्जॉर्ब की है, डैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। और अगर आप जो है लेट्स से हीट पंप को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ द एनर्जी टू बी रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेंट फॉर हीटिंग पर्पज। बेसिकली कितनी एनर्जी जो है उसने वहाँ रिजेक्ट की है अपनी, ठीक है। सो मशीन जो है, कोई भी आपके पास एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, अगर तो जो है उसमें सर्किट वगैरह प्रॉपर इंस्टॉल्ड हैं, सो दोनों केसेस में यूज़ हो सकती है। सिर्फ एक बेसिकली जो होता क्या है कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि बेसिकली हीटिंग के लिए हम कॉयल जो है हमें डिफरेंट डिज़ाइन करना पड़ती है। नॉर्मली मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, जो कूलिंग कॉयल के लिए कॉयल होती है उसी पे हीटिंग चला दें, जो कि बेसिकली रॉन्ग है। जो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हीटिंग के लिए अलहदा उनकी कॉयल होती है और कूलिंग के लिए अलहदा कॉयल होती है। ये बेसिकली कॉपर कॉयल्स की बात कर रहा हूँ मैं जिनमें रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होता है। ओके, अब हम जो है सॉर्ट ऑफ अब टेक्निकलिटीज़ की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले जो है कार्नोट इंजन, ठीक है, कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन जो आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने आईसी इंटरनल कंबस्टर इंजन में आप लोग ये पढ़ के आए हैं, ठीक है। और इन योर एफएससीज और डीएईज भी आप लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास बेसिकली जो कार्नोट इंजन है वो हम रियल लाइफ में नहीं बना सकते, मगर वो एक बेंचमार्क है और बाकी वो हमें बेसिस प्रोवाइड करता है कि हम उसके साथ जो है बाकी जो भी सिस्टम है हम उनको कंपेयर कर सकें। सो इसी तरह जो हमारे पास कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल है या फिर रिवर्स कार्नोट साइकिल हम इसे कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ बेसिकली हम कह लें कि हमें वर्क से ज़्यादा बेसिकली हमें हीट से हमारा कंसर्न है। सो यहाँ भी ये होगा कि ये बेसिकली रियल लाइफ में यूज़ नहीं हो सकता, मगर ये हमें बेसिस प्रोवाइड करेगा कि इसकी बेसिस पे हम बाकी और सिस्टम डेवलप कर सकें। सो the Carnot refrigeration cycle performs the reverse effect of the heat engine because it transfers energy from a low level of temperature to a high level of temperature. So अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो है सबसे पहले जो कंप्रेसर है, ठीक है, कंप्रेसर हीट जो आपके पास ये रेफ्रिजरेंट है, सिंपल उसको कंप्रेस करके जो है आगे ट्रांसफ़र कर, उसके बाद कंडेंसर है जो बेसिकली हीट रिजेक्शन है टू द सराउंडिंग्स, और उसके बाद एक्सपेंडर है, कोई भी टरबाइन वगैरह या एक्सपेंशन वेल्व वगैरह कुछ भी यूज़ हो सकता है, और उसके बाद एवापोरेटर है जो कि बेसिकली हमारे पास इंडोर्स में होता है। यहाँ से थोड़ा सा मज़ीद क्लियर होगा, हमारे पास सबसे पहले जो है 1 to 2 आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन है, ठीक है, इसमें एंट्रोपी सेम है, एंट्रोपी सेम है। सो आप कह लें कि इसका मतलब है कि हमारे पास हीट बेसिकली जो है कह लें कि स्टेट चेंज वगैरह वो अकर हो रही होगी। उसके बाद जो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है, ठीक है, सॉरी यानी कि टेम्परेचर इसमें जो है बेसिकली वेरी कर रहा होगा स्टेट 1 to 2 में, प्रेशर भी हमारे पास वेरी कर रहा होता है। स्टेट 2 to 3 जो है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन है, जिसमें बेसिकली टेम्परेचर सेम है, एंट्रोपी वगैरह चेंज होगी, इसका मतलब है कि स्टेट चेंज है। उसके बाद एक्सपेंशन वेल्व या फिर आप कह लें कि एक्सपेंडर वगैरह कोई टरबाइन वगैरह होगी, ठीक है, ये अगेन कह लें कि यहाँ से बेसिकली उसका प्रेशर जो है वो आप उसे कूल डाउन बेसिकली यहाँ से करेंगे, जब यहाँ से पास होगी उसकी प्रेशर वेरी करेगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा। उसके बाद जो 4 to 1 है वो आइसोथर्मल हीट एडिशन है, ठीक है, हीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर या फिर जो आपका इंडोर है वहाँ से, सो ये इसमें होगा, ठीक है। ऑल द प्रोसेस इन द कार्नोट साइकिल आर थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि आप उसे रिवर्स आप कर सकें, यानी कि जो आपके थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। सो बेसिकली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अर्लियर स्टेट, यानी कि आपने फॉर इंस्टेंस आपने जो है एक लकड़ी थी और आपने उसको जो है आग लगा के अब आपके पास वो राख भी बन गई है आइडियली, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं कि आपके पास वो राख है और जो गैसेस वगैरह जो सारी हुई हैं और जो बेसिकली हीट आपने जो है उससे जो गेन की है वो तमाम आप चीज़ें एडअप कर दें, तो आप बेसिकली उसको रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा वुड बना सकते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, लाजमी होता है रियल लाइफ में नहीं हो सकता, बट बाय डेफिनेशन जो है कुछ ये इसकी डेफिनेशन बनती है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं 1 to 2 और 3 to 4, ये बेसिकली हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक हैं या फिर आइसोएंट्रोपिक हैं। एफिशिएंसी की बात करें हम कार्नोट साइकिल की, सो द कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस विच मेक इट्स एफिशिएंसी हायर देन दैट कुड बी अचीव्ड इन एन एक्चुअल साइकिल, ठीक है। अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं कि बेसिकली एक आइडियल केस है।
सो एक्चुअल में नहीं हो सकता। ऑल्दो कार्नोट साइकिल इज एन अनअटेनेबल आइडियल साइकिल, इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द साइकिल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहले जो है, जो मेन रीज़न है कि इट सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, विद द एक्चुअल सिस्टम्स। It provides a convenient guide to the temperature that should be maintained to achieve maximum effectiveness. So यहाँ से हमें बेसिकली एक टेम्परेचर का भी मिल रहा होगा कि अगर हम इतना टेम्परेचर का ग्रेडियंट, इतना डिफरेंस हम रख लें, सो हम वी कुड अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी लेट्स से। सो ये हमें बेसिकली एक हमें अपर टारगेट है, या अपर लिमिट या लोअर लिमिट हमें जो है यहाँ से बेसिकली मिल रही होती है। ओके, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है अगर हमने फाइंड आउट करनी हो, सो बेसिकली दैट वुड बी द रेशियो इन बिटवीन द यूजफुल रेफ्रिजरेशन और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द नेट वर्क इनपुट। यानी कि आपके पास बेसिकली यूजफुल रेफ्रिजरेशन जो है हमारे पास कौन सी है, जिस तरह स्टेज हमारे पास 4 to 1 है, जो कि बेसिकली एक्सपेंडर आप कह लें कि बेसिकली जो हमारे पास एक्सपेंशन सॉरी इवेपोरेटर आप इसे कहेंगे, या फिर जो कोल्ड रिजर्वायर बेसिकली जो हमारे पास सराउंडिंग में हमारे पास आ रही है, वहाँ बेसिकली जो उसने हीट रिजेक्शन की, बेसिकली दैट इज़ द यूजफुल रेफ्रिजरेशन। और नेटवर्क जो है वो सिंपल आपके पास दोनों स्टेजेस जो कंप्रेसर एक्सपेंडर है उनको बेसिकली सेपरेट कर देंगे, तो आपके पास जो है नेटवर्क इनपुट आ जाएगा। कुछ फार्मूलाज जो है हम यहाँ से देख सकते हैं, मसलन COP फॉर रेफ्रिजरेशन अगर फाइंड आउट करना हो उसके लिए है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अगर आपके पास एज अ हीट पंप कार्नोट रिवर्स कार्नोट साइकिल एक्ट कर रहा है उसके लिए है। उसके बाद इन दोनों का रिलेशन है जो कि यहाँ से डिराइव किया गया है। उसके बाद जो है कह लें कि अगर हम थर्मोडायनेमिकली बात करें, ठीक है, और हमारे पास मैस हो, हम एंथैल्पी की फॉर्म में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो गया, हीट रिजेक्टेड, कंप्रेसर वर्क, एक्सपेंडर वर्क, नेटवर्क वगैरह, ये चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वो तमाम चीज़ें जो कि बेसिकली आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में भी कवर की हैं। सो अब जो है हमारा टाइम हुआ चाहता है कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। सो हम रिवर्स कार्नोट साइकिल के जो हैं इन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करके देख लेते हैं, और इन न्यूमेरिकल्स को जब हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद जो है हम नेक्स्ट साइकिल की तरफ चले जाएंगे। ओके, सो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, जिसके अंदर जो है हमें ये कहा गया कि अ सर्टेन मशीन वर्क्स ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ -10 एंड -27 डिग्री प्लस 27 डिग्री सेल्सियस। हमने COP फाइंड आउट करना है व्हेन इट इज़ वर्किंग एज रेफ्रिजरेटिंग मशीन, हीट पंप, हीट इंजन। अच्छा, यार दो चीज़ें जो है ना इसमें जो है ना, बल्कि एक ही चीज़ है जो कि मेन आप लोगों ने ना जहन नशीन रखनी है। बेसिकली जो मैंने यहाँ फार्मूलाज यूज़ किए हैं, ठीक है, लेट्स से मैं आपको यहाँ स्लाइड्स में अगर दिखाना चाहूँ, सो यहाँ अगर आप देखें तो एक चीज़ जो है आपने नोट करनी कि रेफ्रिजरेशन के लिए जो COP लिखा है डैट इज़ T1 ओवर T2 माइनस T1। अब इस केस में जो हमारे पास T1 है डैट इज़ द लोअर टेम्परेचर, और आपके पास कह लें कि हमारे पास जो T2 है डैट इज़ द हायर टेम्परेचर, ठीक है। या फिर हम इसको यूँ कह लेते हैं कि एक जो है टेम्परेचर हमारे पास है TC यानी कि कंप्रेसर का टेम्परेचर, और TE यानी कि एवेपोरेटर, आप इस एक्सपेंडर साइड पे आप कह लें कि जो इसका टेम्परेचर, या फिर एवेपोरेटर साइड पे भी हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ से जो है बेसिकली एवेपोरेटर से यहाँ से जो टेम्परेचर हमारे पास होके गया यानी कि T1, ठीक है। सो ये एक टर्मिनोलॉजीज जो अब आपकी जो कोर्स बुक है उसमें बेसिकली क्या है कि जो T2 है वो बेसिकली उन्होंने जो लोअर टेम्परेचर एवेपोरेटर का टेम्परेचर लिखा हुआ है, और जो T1 है वो कंप्रेसर का टेम्परेचर है। सो बेसिकली इससे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, ठीक है, बट थोड़ा सा आप लोगों ने जो है इसको कह लें कि आपने जहन में रखना है और इससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है, कि जो है ये क्या टेम्परेचर क्या वो मैं हम बेसिकली कुछ जो है इन न्यूमेरिकल्स में मैं फॉर द टाइमिंग शायद में हो सकता है अभी जो है चूँकि मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा हूँ, सो मैं बेसिकली वो जो हमारे पास ये रिलेशन है जो कि हमने यहाँ कवर किया है, दिस वन TE ओवर TC माइनस TE, मैं बेशक अभी ये करके कर दूँ, मगर हो सकता है अगले न्यूमेरिकल्स में मैं शायद इसको ना कर पाऊँ। सो आप लोगों ने उससे कंफ्यूज नहीं होना, साइन कन्वेंशन से ये देख लेना कि रेफ्रिजरेशन के लिए लोअर टेम्परेचर ऊपर आएगा, और HP या हीट पंप के लिए जो बड़ा टेम्परेचर कंप्रेसर टेम्परेचर है वो हमारे पास ऊपर आएगा। सो सबसे पहले जो है हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों ने करना है वो आपने कह लें कि जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो ये है कि ये जो टेम्परेचर्स हैं इनको आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है।
कन्वर्ट इनटू केल्विन। उसके अच्छा अब -10 जो है वो हमारे पास बनेगा -10 + 273 इज इक्वल टू 263 केल्विन। उसके बाद जो हमारे पास 27 डिग्रीज है डेट वुड बी 27 + 273 यानी कि ये हमारे पास बनता है 300 केल्विन। ठीक है, अब जो है अगर हमने यहाँ से फाइंड आउट करना हो COP फॉर रेफ्रिजरेशन यानी कि COP और मैं यहाँ रेफ्रिजरेशन लिख देता हूँ। सो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एवेपोरेटर का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय कंप्रेसर माइनस एवेपोरेटर। ठीक है, सो दैट वुड बी 263 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 263। सो ये जब हम सॉल्व कर लेते हैं सो ये वैल्यू हमारे पास बननी है 7.11। सो विल जस्ट राइट इट डाउन एज 7.11। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हमने अब फाइंड आउट करना हो, ये हमारे पास बेसिकली स्टेप 2 था। स्टेप 3 जो है वो हमने, ये हमारे पास पार्ट A भी था ये वाला, अब पार्ट B है, हमने हीट पंप के लिए फाइंड आउट करना। सो COP for heat pump that would be equal to the temperature of compressor divided by temperature of compressor minus temperature of evaporator. So that would be 300 divided by 300 minus 263. So ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने पे आएगी 8.11। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास पार्ट C है, जब हमने जो है इसको एज अ हीट इंजन यूज़ करना है। सो मैं बेसिकली इसको COP और मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से हीट इंजन। सो उस केस में जो हमारे पास ये फार्मूला होगा डेट वुड बी कंप्रेसर माइनस एवेपोरेटर डिवाइडेड बाय कंप्रेसर। ठीक हो गया। सो ये बेसिकली रिलेशन हमारे पास बनेगा 300 माइनस 263 डिवाइडेड बाय 300। सो ये हमारे पास होगा बेसिकली 0.123। सो इस तरह जो है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अब हम जो है अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। और अच्छा, जो हमारा ये सेकंड न्यूमेरिकल अभी यूज़ होगा ना, दिस वन, ये सेकंड न्यूमेरिकल यार आप लोगों की कोर्स बुक में नहीं है। ठीक है, बट चूंकि जो है हम ये रिवर्स कार्नोट साइकिल पढ़ रहे हैं, इस वजह से ये आई फेल्ट कि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि हम इस टॉपिक को भी कवर कर लें। सो ये उस तरह सच आपके कोर्स में शामिल नहीं है, बट हाँ मैं आपको मिड में इससे रिलेटेड कुछ इससे मिलता जुलता भी कोई न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, या जो है कोई असाइनमेंट या क्विज़ वगैरह में भी आ सकता है। ठीक है, सो भले आपकी बुक में ना हो मगर ये आपके करिकुलम का हिस्सा है। सो अभी जो है हम इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके जी, सो अब हम जो है सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ आ गए हैं और सबसे पहले जो है हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी एक TS डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, इस यहाँ हमारे पास जो है R12 रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है और जो वर्किंग टेम्परेचर है दोज आर -30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। सो हमने सबसे पहले जो है इसके आइसोमेट्रिक कंप्रेशन भी फाइंड आउट करनी, एक्सपेंशन भी है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एंड हीट रिजेक्टेड पर किलोग्राम एंड COP ऑफ द साइकिल। सो सबसे पहले जो है हम इसकी TS डायग्राम अगर बना लें, सो हमारे पास ये जो सिंपल सिस्टम है इसकी TS डायग्राम जो है ये यहाँ S आ जाएगा, यहाँ हमारे पास T आ गया और इसकी जो डायग्राम है डेट वुड बी सिंपली समथिंग लाइक दिस। सो ये हमारे पास इनको नंबरिंग दे देते हैं। ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब अगर जो है आपको यहाँ मैं स्लाइड से दिखा सकूँ, ठीक है, दिस वन। ठीक है, सो हमारे पास जो है 1 to 2 बेसिकली कंप्रेसर का वर्क था, उसके बाद 2 to 3 जो है हमारे पास कंडेंसर था, 3 to 4 हमारे पास कह लीजिए कि हमारे पास टरबाइन थी या हमारे पास एक्सपेंशन डिवाइस थी,
और हमारे पास 421 जो है वो एवेपोरेटर था। सो ये हमारे पास जो हैं 4 स्टेजेस थी इसमें, ठीक है। सो बेसिकली वही प्रोसेसेस यहाँ यूज़ हो रहे होंगे, पहले यहाँ, इधर, ये और ये, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास पार्ट है। सो इसको जो है हम स्टीम टेबल तो हमारे पास यहाँ इसका नहीं होगा, इसका बेसिकली एक डिफरेंट रेफ्रिजरेशन साइकिल है जिसको हम यहाँ यूटिलाइज़ करेंगे। और ये बेसिकली R12 का ये हमारे पास चार्ट है। सो यहाँ से सबसे पहले जो है हम 35 के अगेंस्ट जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये रहा 35 के लिए। और इसी तरह जो है इसका यहाँ से इसको भी मूव कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि क्या बेसिकली कौन सा टेबल क्या चीज़ शो कर रहा है। सो इसको भी यहाँ मूव करा दिया हमने। ओके, समवर्ट जो है यहाँ से एटलीस्ट कुछ क्लियर तो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम यहाँ से फाइंड निकाल लेते हैं -30 के लिए भी। सो -30 ये मौजूद है। ठीक है जी। सो -30 यहाँ करके ये बनना है। थोड़ा सा हम एक्सपेंड करेंगे ताकि ये बाकी जो है उनके साथ सिंक हो जाए प्रॉपर। ओके, यहाँ ये हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले जो है हमने जो हमें, अगर मैं इसको यहाँ से कुछ इस किस्म का बेसिकली डायग्राम बनेगी। ठीक है। सो हमारे पास ये जो H2 है, ठीक है, यहाँ बेसिकली ये जो टेम्परेचर है डैट वुड बी 35, ये टेम्परेचर जो है ये 30 है। सो जो H2 है यानी कि अब एंथैल्पी जो है होगी, हम बेसिकली एंथैल्पी से डील करेंगे। सो H2 जो है डैट वुड बी इक्वल टू Hg एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये वैल्यू अगर हम टेबल में देखें तो हमारे पास जो है ये वैल्यू है 367.2। इसी तरह ये किलो जाउल्स पर केजी। इसी तरह जो हमारे पास यहाँ H3 है, ठीक है, डैट वुड बी सिंपल, चूँकि ये सैचुरेटेड यहाँ हमारे पास जो है ये लिक्विड फॉर्म में होगी। सो ये रहा 234.1, यानी कि H3 इज इक्वल टू HF एट 35 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 234.1 किलो जाउल पर केजी। ओके, सो यहाँ से अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम सबसे पहले जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ जो QH होगा या फिर हीट रिजेक्टेड कितनी है, बेसिकली ये हीट रिजेक्टेड, ठीक है। सो सबसे पहले जो है हम यहाँ पार्ट सी को कर लेते हैं। सो इसको मैं QH बोल देता हूँ हीट रिजेक्टेड को, डैट वुड बी H2 माइनस H3। सो H2 माइनस H3। सो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ये मेरे पास वैल्यू बनेगी 133.1 किलो जाउल पर केजी। ओके, ये तो हो गया हमारे पास हीटिंग के केस में, ठीक है। उसके बाद जो है अब हमने लेट से कूलिंग के केस में फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हम एक और रिलेशन हम यूज़ करेंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास जो हीट रिजेक्टेड है और जो हमारे पास कह लें कि हीट एब्जॉर्ब, जो इनकी रेशो है डैट वुड बी इक्वल टू द टेम्परेचर रेशो इन बिटवीन, यानी कि TH ओवर TL। सो यहाँ से जो है हमें टेम्परेचर्स को भी कन्वर्ट कर लेना चाहिए। सो जो हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम उसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, सो
दैट वुड बी सिंपल, आपके पास जो है 35, किसको मैं एग्जैक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, दैट वुड बी 308 केल्विन। और इसी तरह जो -30 डिग्री सेल्सियस है दैट वुड बी 243 केल्विन। सो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ से जो है जो हीट एब्जॉर्ब्ड है दैट वुड बी TL, जो कि मेरे पास जो है दैट इज़ 243 मल्टीप्लाई बाई QH, जो कि अभी हमने फाइंड आउट की 133.1, और ये डिवाइड होगा 308 से। सो ये वैल्यू मेरे पास सॉल्व करने पे आएगी 105.01। सो 105.01 किलो जूल पर केजी। अगर ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है सो हम पहले पार्ट पे आ सकते हैं, और हम इससे पहले जो है हम पहले आई बिलीव हम COP फाइंड आउट कर लेते हैं। COP जो है बल्कि वो ज़्यादा आसान था, ठीक है। पार्ट डी और कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आती रहे। सो उसके लिए सिंपल जो हमारे पास ये रिलेशन हमें यूज़ करना था TH/TL-1। सो यहाँ इज इक्वल टू COP और रेफ्रिजरेशन। सो इसका मतलब है कि अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, बेसिकली आप यहाँ TH-TL/TL बन जाता है, वही चीज़ बन जाती है, ठीक है, जो हम लोगों ने वहाँ कवर की है पहले भी। सो अगर मैं इसको जो है मैं सॉल्व करूँगा, सो मेरे पास जो COP है वो सॉल्व करने में मैं सिर्फ वैल्यू यहाँ लिखूँगा, डैट वुड कम आउट टू बी 3.745। ओके, ये तो हो गए दो चीज़ें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ साथ ही जो है मैं नेटवर्क डन भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो मेरे पास जो नेटवर्क डन है डैट वुड बी सिंपली QH माइनस QL इज इक्वल टू, अगर मेरे पास ये एक वैल्यू जो है 133.1 और ये 105.01 है, सो ये वैल्यू मेरे पास तकरीबन बनेगी 28.09। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि बेसिकली जो पार्ट 1 और 2 था वहाँ से हमने जो है आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसोएंट्रोपिक एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है। कंप्रेशन के लिए एक चीज़ जहन में रखिए कि हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास सैचुरेटेड वेपर मौजूद है। सो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम 35 के अगेंस्ट देखें और हमारे पास जो है ये जो SG है, ठीक है, 1.5480। सो बेसिकली ये जो हमारे पास यह, चूँकि अगर हम TS चार्ट में देखें, सो S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू सेम, यानी कि कांस्टेंट है, सो ये यानी कि 1.5480 ही होगा, 80। अच्छा, अब ये हमारे पास है और टेम्परेचर हमारे पास रेंज गिवन है, हमें पता है T1 क्या है, ठीक है, 243 केल्विन है, T2 हमें नोन है। सो हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वर्क जो है हमारे पास आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन में कितना है, क्योंकि एक तो ये कि जो कार्नोट इंजन है, अभी हमने स्लाइड्स में भी देखा था कि ये रिवर्सिबल सिस्टम है, यानी कि आप बेसिकली इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर जो है इफ़ इट इज़ सो हम यहाँ से कंप्रेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास पार्ट ए है, पार्ट ए। सो हमारे पास जो है यहाँ वर्क कंप्रेसर, यानी कि हमारे पास जो है WC इसे कर देते हैं, डैट वुड बी T2 माइनस T1 इंटू S, ठीक है। बेसिकली ये इस वजह से होता है कि हमारे पास जो वर्क डन बाय कंप्रेसर है डैट वाज H2 माइनस H1, ठीक है। आई बिलीव मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, अगर आप ये यहाँ से देखें, इधर कंप्रेसर वर्क H2 माइनस H1, ठीक हो गया। सो अगर ये हमारे पास H2 माइनस H1 है, सो H1 यानी कि T1 इंटू S बन जाता है अगर आपके पास कोई रिवर्सिबल सिस्टम हो। सो T2 माइनस T1 अगर हम करें, सो डैट वुड बी 308 माइनस 243 मल्टीप्लाई बाय S, जो कि हमारे पास 1.5480 है।
अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ सो ये वैल्यू मेरे पास अब आएगी अराउंड 100.62। ठीक है, अब मेरे पास जो नेटवर्क डन है वो हमारे पास कंप्रेसर और एक्सपेंडर को सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी वही बनता है। ठीक है, सो नेटवर्क डन तो मैंने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है डब्ल्यू नेट माइनस डब्ल्यू सी वुड बी इक्वल टू डब्ल्यू ई वर्क डन बाय एक्सपेंडर, यानी कि मेरे पास ये जो वैल्यू थी डैट वाज 100 एंड कहाँ फाइंड आउट की है, यस 28.09। ठीक है, सो सॉरी ये सब माइनस होना है और ये प्लस होना है। ठीक है, सो ये बेसिकली जो है आपके पास 28.09 माइनस, क्योंकि बेसिकली एक्चुअल फार्मूला ये था हमारे पास डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट। ओके, सो माइनस ये हो गया और प्लस में जो है हमारे पास वर्क डन कंप्रेसर यानी कि 100.62। सो ये वैल्यूज़ जो हैं जब मैं ये सॉल्व करूँगा सो मेरे पास जो डब्ल्यू ई है डैट वुड बी सिंपली आपके पास ये बनेगा 69.55। सो इस तरह जो है हमारा ये सेकंड न्यूमेरिकल जो है कंप्लीट होता है। होपफुली जो है आप लोगों को शायद इस तरह के जो है कहीं फेस करने वाला, बट ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी था। अगर अब हम जो है इसको स्टडी कर रहे हैं तो इस वजह से इसका जो है सॉरी ये वैल्यूज़ जो है थोड़ी सी ये गलत है। ये वैल्यू हमारे पास बनती थी 72.53। यस, इट इज़ फाइन नाउ। ठीक है, सो इसको किलो जॉल पर केजी नहीं है ये वैल्यू, सो दैट इज़ फाइन नाउ। ओके, सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए जो है हमने इसको कवर किया है और आई होप कि जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। बेसिकली मेन जो इसमें कमाल है वो आपके पास इसी तरह स्टीम चार्ट थे, उस तरह R12 का टेबल होता है, इजीली अवेलेबल, आप इसको डाउनलोड कर लें और इसको यूज़ करके आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सो हमने दो न्यूमेरिकल कर लिए, अब हम जो है अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके जी, सो हम जो है थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ आ गए और जो न्यूमेरिकल यहाँ इस लेक्चर में या फिर कह लें कि इस वीडियो में कवर्ड होंगे, ये सेकंड लास्ट है इस टॉपिक का। ओके, सो यहाँ हमारे पास जो है जो डेटा गिवन है उसमें द कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज़ 450 टन इज़ when working between -15 degree Celsius and 30 degree Celsius. We have to find the mass of ice produced within 24 hours when water is supplied at 20 degree Celsius. ठीक हो गया, and we also have to find out minimum power required. ठीक है, so सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि इसको हम स्टार्ट लेते हैं और जो हमारे पास टेम्परेचर्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो कैपेसिटी जो है ये Rn that would be 450। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ टेम्परेचर है और कह लें कि हमारे पास अब अच्छा अब जो है मैं सॉर्ट ऑफ बुक की कन्वेंशन यूज़ करूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ एक हमारे पास जो टी ऑफ वाटर है, ठीक है, डैट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस, या फिर जो है ये हमारे पास बन जाता है अराउंड 293 केल्विन। इसी तरह जो हमारे पास यहाँ T1 होगा, ठीक है, या फिर आप इसे कह लें कि ये हमारे पास T1, इस केस में हम टी ऑफ कंप्रेसर लेंगे, सो वो हमारे पास होगा तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि 303 केल्विन। इसी तरह जो हमारे पास T2 होगा उसको हम कह देते हैं कि डैट इज़ एवेपोरेटर। ठीक है, सो वो हमारे पास जो है कह लें कि -15 डिग्री सेल्सियस है। सो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, सो ये मेरे पास बनेगा तकरीबन 258 केल्विन। ठीक है, ओके, सो मैथ्स हमने फाइंड आउट करना है और मैथ्स फाइंड आउट हम इसी तरह कर सकते हैं कि जब हमें कह लें कि ये बेसिकली पता लग जाए कि हमारे पास जो यूनिट है या फिर हमने 1 kg ऑफ
आइस बनानी है, सो उसमें बेसिकली हमारे पास कितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। सो हम यहाँ सबसे पहले जो है फाइंड आउट करेंगे हीट टू बी एक्सट्रैक्टेड पर kg ऑफ वाटर। ठीक है जी। सो हमारे पास जो है सिंपल जो है कह लें कि, या फिर इसको आप ये कह लें कि टू फॉर्म आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो बेसिकली वो हमारे पास क्या होगी, Q इज इक्वल टू M इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। सो अब अगर जो है एक तो बेसिकली ये हो गया, और प्लस इसमें जो है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ आइस आएगी, ठीक है। सो ठीक है। सो मैस जो है हमारे पास यहाँ वो हमारे पास 450 टन्स है हमारे पास, सॉरी अभी हम जो है यहाँ 1 kg के लिए फाइंड करें। सो 1 मल्टीप्लाई बाय सी पी जो कि 4.18 होता है, स्टैंडर्ड है वाटर के केस में, ठीक है। और हमारे पास जो डेल्टा टी है डैट वुड बी सिंपली वाटर हमने 0 डिग्री पे बनाना है, और टेम्परेचर हमारे पास जो कह लें कि इसका है वाटर का वो 293 है, यानी कि 293 माइनस 273, और सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, माय बैड। बेसिकली हम यहाँ टेम्परेचर सेल्सियस में लिखेंगे, क्योंकि जो 4.18 वाला है ना, इसके यूनिट्स जो हैं जाउल पर केजी, और फिर आगे डिग्री सेल्सियस आ रहा होता है, सो इस वजह से सॉरी ये हम जो है यहाँ 20 माइनस 0 लिखेंगे। ओके, लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है वो हम ले रहे हैं, वो भी गिवन होती है हमें, और हम इसके इसमें ले रहे हैं डैट इज़ 335 किलो जूल पर केजी। सो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, चूँकि 1 kg के लिए, सो ये हमारे पास बनती है 418.6 किलो जूल। सो ये बेसिकली हमारे पास आ गई एक जो है उसके लिए। इसको जो है हम थोड़ा सा नीचे मूव करा देते हैं। ओके, अच्छा ये तो हो गया एक पार्ट, ठीक है। सो अब हमने जो है फाइंड आउट करना था कि यानी कि हमारे पास चूँकि टोटल कैपेसिटी है 450 टन ना, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ लिख देते हैं कि कैपेसिटी ऑफ सिस्टम वो हमारे पास है 450 टन। ओके, ये हो गया, ठीक है। और अगर जो है हमने इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना हो, सो ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर भी किया था कि 1 टन इज इक्वल टू 14,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। सो इसको मैं क्या करता हूँ कि 450 को मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, कह लें कि हमारे पास जो ओवरऑल कैपेसिटी है डैट वुड बी मल्टीप्लाई बाय 14,000, ठीक है। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ किलो जूल पर केजी, ठीक है। और अब जो है मैं मैस ऑफ आइस फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैस ऑफ आइस इन 24 आवर्स, ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। सो ये इस केस में हमारे पास क्या होगा, बेसिकली ये कैपेसिटी आ जाएगी पूरी, ठीक है, ये वाली कैपेसिटी। सो यहाँ यानी कि 450 मल्टीप्लाई बाय 14,000, और चूँकि हमने जो है 24 आवर्स के लिए करना है, सो ये 24 आवर में, और यहाँ जो है
418.6 और सॉरी एक मिनट, दैट इज नॉट किलो जूल पर केजी, दैट इज किलो जूल पर और, ठीक है। सो ठीक है जी। सो ओके, साथ जो है इसके यहाँ ये 1000 से भी मल्टीप्लाई होगा ताकि जो है हम इसको टन्स में कन्वर्ट कर सकें। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 361.2 टन्स, ठीक है जी। सो इस तरह जो है हमारा ये न्यूमेरिकल भी ख़त्म होता है। और अब हम जो है जो ये हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल, इसके लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। ओके, सो लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम आ जाते हैं और इसमें जो है मेंशन किया गया क्या, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम ऑपरेट्स ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड -10 डिग्री सेल्सियस और कैपेसिटी जो है दैट इज गिवन एज 8 टन्स। वी हैव टू डिटरमिन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, power rating of the compressor motor if the overall electromechanical efficiency is 85% and heat ejected from the system per minute। अच्छा, जो पार्ट बी है उसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। पार्ट बी बेसिकली ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एफिशिएंसी है दैट इज़ 85%, यानी कि अगर लेट से आप मैकेनिकल 100 किलोवाट जो है अगर हम कूलिंग अगर हम 85% जो है हम कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सो जो इलेक्ट्रिकल इनपुट जो हमें रिक्वायर होगी दैट वुड बी 100 किलोवाट, यानी कि बेसिकली 85% एफिशिएंसी पे। सो उसको हम अभी लेके चलते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो टेम्परेचर्स हैं इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे। सो हमारे पास जो 25 डिग्री है इसको मैं यहाँ T1 कहूँगा। T1 इज इक्वल टू या फिर ट्यूब कंप्रेसर दैट वुड बी इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। सो ये मेरे पास बनता है 298 केल्विन। इसी तरह मेरे पास जो दूसरा टेम्परेचर है या फिर मैं इसे एवेपोरेटर साइड पे कह देता हूँ, दैट वुड बी इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये मेरे पास 263 केल्विन है। ओके, ये दो टेम्परेचर मेरे पास आ गए। उसके बाद जो है हमने सबसे पहले जो है COP फाइंड आउट करना है। सो COP हमारे पास क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय द वर्क डन, ठीक है। अब हमारे पास जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अगर हमने फाइंड आउट करना है, सो वो हमारे पास क्योंकि 8 टन इसकी टोटल कैपेसिटी है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 टन इज इक्वल टू 14,000 किलो जूल पर आवर और डिवाइडेड बाय W, ठीक है। सो ओके, ये तो हमारे पास एक रिलेशन है, हम W के लिए यूज़ करेंगे। सॉरी, COP के लिए हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज़ T2 ओवर T1 माइनस T2, क्योंकि हमारे पास ये रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर मैं इसे कह सकते हूँ कि ये हमारे पास जो है TE ओवर TC माइनस TE है। सो यानी कि सिंपली जो है 263 डिवाइडेड बाय 298 माइनस 263, सो ये वैल्यू मेरे पास बनेगी 7.51। सो इसका मतलब है कि W जो है डैट वुड बी इक्वल टू 8 इंटू 14,000 डिवाइडेड बाय 7.51। सो COP जो है मेरे पास ये वैल्यू सॉल्व करने पे बनेगी अराउंड 4.14 वाट। सो ये मेरे पास था पार्ट ए। पार्ट ए मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट बी पे, ठीक है।
सो पार्ट बी में जो है अगर हम देखते हैं सो पावर रेटिंग जो हमारे पास होगी that would be simply 4.14 divided by 0.85 या फिर ये हमारे पास बनेगी 4.87 किलोवाट। उसके बाद जो है पार्ट सी पे आ जाते हैं। जिसमें हमने जो है हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, पर मिनट बेसिकली। सो that would be equal to 8 टन्स था, ठीक है। 14,000 kg पर और था, सो उसको मैंने डिवाइड कर दिया 60 से, तो अब ये kg पर मिनट हो जाएगा, किलो जॉल पर मिनट। और इसमें हम प्लस करेंगे जो बेसिकली हमने जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है, सो प्लस वर्क डन। So 8 multiplied by 14,000 divided by 60 plus 4.14, ये मेरे पास जो है किलो जॉल में था, ठीक है। से मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूंगा तो ये बेसिकली मेरे पास किलो जॉल पर मिनट में बन जाएगा। सो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा सो ये बेसिकली मेरे पास वैल्यू बनेगी 2115.07 किलो जॉल पर मिनट, ठीक है। इसके यूनिट जो है मेरे पास होते हैं किलो जॉल पर और ये 60 मिनट्स हैं, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, इसलिए 4.14 जो है मेरे पास ये किलो जॉल में होता है। सो इसको मल्टीप्लाई बाय 60 किया, सो इसके यूनिट्स भी किलो जॉल पर मिनट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 60 मिनट से डिवाइड कर दिया उसे कन्वर्जन वगैरह के लिए। अच्छा, ओके, सो अच्छा, ये इस वजह से भी है क्योंकि हमारे पास जो वॉट होता है, सॉरी बेसिकली जो किलो वॉट होता है, वॉट हमारे पास क्या होता है, जाउल्स पर सेकंड। सो इस वजह से जब मैंने इसे किलो जाउल्स में किया और फिर मल्टीप्लाई बाय 60 किया, ताकि एक मिनट में 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, सो यूँ कन्वर्जन हो जाए। सॉरी। अच्छा, इस तरह जो है जो हमने न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ आपसे शेयर किए हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए। इसके अलावा कुछ और न्यूमेरिकल्स भी हैं। लेट्स से फॉर इंस्टेंस ये एग्जांपल 2.14 है, जिसके अंदर जो है यहाँ बताया गया कि आपके पास जो कोल्ड स्टोरेज प्लांट है जिसमें 20 टन्स ऑफ फिश है, और टेम्परेचर जो है फ़िश का वहाँ बता दिया गया कि सप्लाइड जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, स्टोरेज टेम्परेचर रिक्वायर्ड जो है वो -8 डिग्री सेल्सियस है। और इसी तरह जो है स्पेसिफिक हीट उसका अबव फ्रीजिंग पॉइंट और बिलो स्पेसिफिक उसका जो है आपको कह लें कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसकी वो वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। और रिलेटेड हीट ऑफ फिश जो है डैट इज़ 232 किलो जॉल पर केजी। सो इससे रिलेटेड जो है एक मैंने जो है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए रखा हुआ है। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको थोड़ा सा खुद सॉल्व करके देखें। सो बेसिकली जो हमने ऊपर न्यूमेरिकल किया उससे बिल्कुल ये सिमिलर न्यूमेरिकल है, ठीक है। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा, आप इसको जब सॉल्व करेंगे सो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। सो वो न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। अब हम जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ कह लें कि हमारे पास रिवर्स ब्रेटन साइकिल है, हम उसको कवर करेंगे और वो हमारे पास जो है आज का लास्ट टॉपिक होगा हमारा। ओके जी, सो अब हम जो है रिवर्स ब्रेटन साइकिल की तरफ हम आ गए और बेसिकली हमारे पास ये सामने जो आपकी फिगर है बेसिकली हमें शो कर रहा है वर्किंग रिवर्स ब्रेटन साइकिल की। सबसे पहले जो है कह लें कि हमारे पास कंप्रेसर है
कंप्रेसर में आपके पास जो भी हॉट एयर होगी उसका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज़ करके उसे जो है वार्म एयर को बेसिकली हॉट एयर कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद बेसिकली हमारे पास ये हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, एयर कूलर आप कह लें या फिर आप इसे समवट आप इसे हीट एक्सचेंजर कह दें। यहाँ बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास इन आउट वाटर बेसिकली आ रहा है, वहाँ से एयर इन कांटेक्ट आएगी हमारे पास वाटर की और एयर जो है अपनी हीट गिव अप करेगी और कूल डाउन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंडर है, एक्सपेंडर कह लें या फिर कुछ केसेस में टरबाइन वगैरह यूज़ हो रही होगी जिस तरह एयरक्राफ्ट वगैरह हैं। सो वहाँ ये टकरा के अपना प्रेशर जो है ये कम करेगी और ये कोल्ड हो जाएगी। उसके बाद जो है हमारे पास ये फाइनल स्टेप है जिसको आप रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं। यहाँ बेसिकली दो केसेस हो सकते हैं जो इनफैक्ट जो रिसेंट अभी कह लें कि जो रिसर्च भी चल रही है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ ओपन सर्किट जो है एयर कह लें कि रेफ्रिजरेशन साइकिल पे चल रही है, ठीक है, ओपन सिस्टम पे चल रही है कि बेसिकली हमारे पास रेफ्रिजरेटर आप यूँ समझ लें कि अगर एयरक्राफ्ट का कैबिन है सो बेसिकली वो कैबिन है और यहाँ से बेसिकली एयर वहाँ से फ्लो होके फिर दोबारा वापस जा रही है। सो ये बेसिकली जो है हमारे पास एक बेसिक वर्किंग है इस साइकिल की। मज़ीद अगर हम देखें सो हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि पीवी डायग्राम भी है और टीएस डायग्राम भी है। और अगर हम प्रोसेसेस की बात करें तो सबसे पहले जो है हम कंप्रेशन प्रोसेस को बात कर लेंगे। ये बेसिकली आपकी बुक जो रिकमेंडेड कोर्स बुक है वहाँ से इमेजेस लिए गए हैं। सो बेसिकली कन्वेंशन बिल्कुल उन्हीं की हमने यूज़ किया। सो हमारे पास जो प्रोसेस होता है हमारे पास आइसोट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो कोल्ड एयर है फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर और एटमॉस्फेयर इज ड्रॉन इनटू द कंप्रेसर सिलेंडर इट इज़ कंप्रेस्ड आइसोट्रोपिकली। जो कि हमारे पास ये कर्व आपको 3 to 4 जो आपको नज़र आ रही है बेसिकली वो कंप्रेशन को शो कर रही है। और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर दोनों इंक्रीज़ होंगे और हमारे पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो भी जो है हमारे पास रिड्यूस हो रहा होगा फ्रॉम V3 to V4। और आइसोट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है, सो हमारे पास कोई भी हीट अब्जॉर्ब या रिजेक्ट इस तरह नहीं होगी बाय द एयर। उसके बाद जो है हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस है या फिर आप इसे कह सकते हैं कि वो जो हीट एक्सचेंजर हमारे पास था या कंडेंसर साइड थी वो प्रोसेस आ जाता है। सो यहाँ हमारे पास जो है कह लें कि जो वार्म एयर हमारे पास कंप्रेसर है वो हमारे पास जो है यहाँ कूलर की तरफ या हीट एक्सचेंजर की तरफ चली जाती है। यहाँ बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वो कूल डाउन होती है और टेम्परेचर जो है वो इसका यहाँ रिड्यूस होगा। और पीवी और टीएस डायग्राम में जो है आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है यहाँ V4 to V1 रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद जो है हमारे पास एक्सपेंशन प्रोसेस है, ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस थर्ड वन इन लाइन है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेंडर सिलेंडर में जब आएगा सो बेसिकली जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे कुछ केसेस में टरबाइन वगैरह हो सकती है, जब उसे वो टकराएगी सो उसका प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम P1 to P2 फॉल करेगा। चूँकि यहाँ के पास 1 to 2 जो हमारे पास यहाँ पीवी और टीएस डायग्राम में शो कर रहा है सो वो बेसिकली इस प्रोसेस को शो कर रहा है। इस प्रोसेस के अंदर जो है हमारे पास ये आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन है तो कोई भी हीट जो है वो एब्जॉर्ब या रिजेक्ट नहीं होती। आई थिंक यहाँ इसको हेड लिख दिया सो उसको यहाँ मैं साथ ही मॉडिफाई करूँगा। ओके, सो दैट इज़ फाइन नाउ। ओके जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो लास्ट हमारा स्टेप जो है दैट इज़ कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। बेसिकली जो हमारे पास कह लें वो कैबिन हो गया या फिर जो आउटपुट जहाँ वेपोरेटर है वो एरिया। सो यहाँ बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा और हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है एयर का। जो आपके पास प्रोसेस 2 to 3 आपको शो है बेसिकली वो प्रोसेस है। ड्यू टू द हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर चेंजेस फ्रॉम V2 to V3, थोड़ा सा इंक्रीज इसमें आएगा। सो ये बेसिकली हमारे पास बेसिक वर्किंग थी इसकी बेल-कोलमैन साइकिल की या फिर इसको जो है हम रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी कहते हैं। ओके, ये कुछ फार्मूलाज हैं इसमें जो है वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल हो गया, COP हो गया। COP जो है एज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होगा। अच्छा, बेसिकली एक ये कॉन्सेप्ट भी है, मैं थोड़े से आपकी मेमोरीज फ्रेश करा देता हूँ कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बेसिकली क्या है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हम बेसिकली ये कहते हैं कि हमारे पास ये तो हमें मालूम है कि जो हमारे पास प्रेशर है और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो बेसिकली एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो PV हम कहते हैं वो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है।
ठीक है। और ये हमारे पास जो है बेसिकली आप कह लें कि समवट जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही हमारे पास, ठीक है, इस रिलेशन की, ठीक है, बल्कि आप यूँ समझ लें कि हमारे पास ये कुछ ऐसा फिनोमेना है कि इसमें कर्व बेसिकली बन रही है। सो हम ये कहते हैं कि पी वी रेज टू द पावर, आप इसे कह लें कि n इज इक्वल टू सी। सो ये बेसिकली ये जो n है इसकी वजह से पोलीट्रॉपिक प्रोसेस बन गया, यानी कि बेसिकली किसी एक्सपोनेंशियल या किसी ऐसे नंबर के बेसिकली ये ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। सो बेसिकली जो है यहाँ से जो है बेसिकली n हमारे पास आ रहा होता है, इसकी वजह से पोलीट्रॉपिक हो जो है गैमा जो है वो डेट इज़ इक्वल टू n इन जो है जब हमने इसको और इसमें जो है PV जो n है डेट वुड बी इक्वल टू 1 अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, और डेट वुड बी इक्वल टू 0 अगर वो आइसोबारिक प्रेस आपके पास जो है हमारे पास सिस्टम है, और n जो है डेट वुड बी इक्वल टू गैमा अगर जो है आपके पास ये आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है, और गैमा जो है बेसिकली डेट इज़ द रेशियो इन बिटवीन CP और CV, इनकी आपस में बेसिकली रेशियो जो है वो गैमा होती है। ओके और ओके उसके बाद जो है कुछ हमारे पास कह लें आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन एक्सपेंशन के लिए जो है उसको यूज़ करते हुए आपने नेटवर्क फाइंड आउट कर लिया। COP के लिए ये रिलेशन है, इनको जो है हम जब जैसे जैसे यूज़ करेंगे हम वहाँ इनको कवर करते जाएंगे। उसके बाद जो है यूजेज इन इंडस्ट्री की बात करें, बस ब्रेटन साइकिल की। सो दिस टाइप ऑफ साइकिल इज वाइडली यूज्ड इन जेट एयरक्राफ्ट और एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूजिंग एयर फ्रॉम द इंजन कंप्रेसर्स। उसके अलावा जो है हमारे पास ये LNG इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, जहाँ रिवर्स ब्रेटन साइकिल इज़ यूज्ड फॉर सब कूलिंग LNG यूजिंग 86 मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम अ गैस ड्रिवन टर्बाइन कंप्रेसर एंड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेंट। सो LNG इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज़ हो रहा है ये, और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है। उसके बाद जो ये प्रॉब्लम्स हैं, एक हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम है और ये सेकंड प्रॉब्लम है, इन दोनों को जो है अभी हम सॉल्व करके देख लेते हैं, और इसके बाद जो है हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग वहाँ से उसको जो है प्रैक्टिस कर सकें। एक मैं स्पेसिफिक आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया, सो वो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं, और ताकि जो है हमारे पास इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ओके जी, सो न्यूमेरिकल को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। एन ओपन एयर cycle operated by a refrigeration system is required to produce 6 tons of refrigeration effect with a cooler pressure of 11 bar absolute pressure है, और and a refrigerated space or region at a pressure of 1.05 bar। ठीक हो गया। The temperature of air leaving the cooler is 38 degrees Celsius and air leaving the room is 16 degrees Celsius। इसमें जो है हमने ये 4-5 चीज़ें, मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर मिनट, कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड पर मिनट, एक्सपेंडेड डिस्प्लेसमेंट, COP, पावर रिक्वायर्ड पर टन, रेफ्रिजरेशन, 5 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले कुछ हम अजम्पशंस लेंगे, उसके लिए हम बात कर लेते हैं कि जी फॉर एयर हमारे पास जो गैमा है वो हम लेंगे 1.41, और हमारे पास जो CP होगी ये वैल्यू हम लेंगे 1.003 किलो जूल पर किलोग्राम और केल्विन। इसी तरह जो है हम टेम्परेचर्स भी इसको चेंज कर लेते हैं। T1 जो है उसको हम कह देते हैं कि वो 38 डिग्री सेल्सियस, या फिर 38 को हम कन्वर्ट करेंगे और वो हमारे पास बन जाता है 311 केल्विन। इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ T2 है, इसको हम कह देते हैं कि ये जी 16 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 289 केल्विन बन जाता है। ओके, सो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं। सो अगर PV डायग्राम बनाएं, सो प्रोसेस 1 to 2 जो है हमारे पास वो एक्सपेंशन का है आपकी बुक के मुताबिक, अगर उसकी नंबरिंग हम करें। उसके बाद 2 to 3 है, और उसके बाद फिर ये ऊपर और ये। सो ये हमारे पास जो है
1 2 3 4 और ये प्रोसेस और ये प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, यानी कि पी वी गैमा इज इक्वल टू सी। ओके, सो यहाँ तक हमने कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो है, अगर हम बात करें प्रोसेस 1 to 2 जो है, मैं कह देता हूँ यहाँ फॉर 1 to 2, ठीक है जी, ये हमारे पास जो है आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। सो अगर ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, सो ये फार्मूला जो है इसमें वैलिड होगा, T2 over T1 इज इक्वल टू P2 over P1 गैमा माइनस 1 ओवर गैमा। सो इसका मतलब है कि अगर हमने इसको सॉल्व करना है, सो डैट वुड बी 1.05 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1 ओवर गैमा, यानी कि 1.41 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.41। सो इसको सॉल्व जब हम करते हैं वो 0.505 आता है। सो अब चूंकि हमारे पास यहाँ T2 नहीं है, ठीक है, जो T1 था वो यहाँ 311 था, सो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो T2 है डैट वुड बी इक्वल टू 0.505 मल्टीप्लाई बाय 311। सो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 157 केल्विन की, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पे हमारे पास आ गया है ये 157। अच्छा, ये वैल्यू जो है यहाँ ये हमारे पास वॉल्यूम है, यहाँ जो है हमारे पास प्रेशर है। ओके, सो ये हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद इसी तरह हम कंप्रेशन प्रोसेस के लिए भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ हम गलत कर गए हैं, उसको करेक्ट कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास जो T है ये बेसिकली T3 है, ठीक है, सो इसको हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे, T3 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन फॉर प्रोसेस जो हमारे पास 3 to 4 है, आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि T4 over T3 इज इक्वल टू P1 over P2 और ये हमारे पास होगा गैमा माइनस 1 ओवर गैमा। कांस्टेंट प्रेशर है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये हमारे पास P1 है, ये P2 है, ठीक है, PV डायग्राम हमारे साथ है। सो यहाँ से सिंपली जो है हमने लिखना है T4 जो कि हमारे पास अननोन है, T3 हमारे पास 289 है, डेटा में गिवन था, P1 जो है हमारे पास वो 11 है, P2 1.05, गैमा 1.41 माइनस 1 ओवर 1.41। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सो T4 जो है हमारे पास आएगा तकरीबन 572.2 केल्विन। सो ये 572 है और ये हमारे पास 289। ओके जी, जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, अब हम जो है एक चीज़ जो है हमारे पास एक और चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, विच इज़ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट।
per kg of circulated air। ठीक है जी, ये हमने फाइंड आउट करना है। सो ये होगा हमारे पास सिंपल Cp और डेल्टा T यानी कि T3 माइनस T2। ठीक है जी, हमारे पास यानी कि ये प्रोसेस यहाँ ये। सो ये हमारे पास Cp जो है वो हमें स्टेटमेंट में ही हमने जो है एज्यूम की थी कि 1.003 है, ये गिवन होगी वैल्यू। T3 जो है हमारे पास 289 है और T2 जो था वो 157 था। सो यानी कि ये हमारे पास जो वैल्यू है ये बनती है 132.4 किलो जूल पर केजी। ओके जी, ये हो गई एक चीज़। उसके बाद जो है हमने अब हम आ जाते हैं जो हमने डिटरमिन करनी थी चीज़ें। सबसे पहले पार्ट ए पे, जो कि हमने यहाँ मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड फाइंड आउट करना था, यानी कि m फाइंड आउट करना था पर मिनट। ठीक है जी, सो m वुड बी इक्वल टू टोटल कैपेसिटी इसकी 6 टन्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14,000 के साथ, डिवाइड करेंगे इसको 132.4, जो कि बेसिकली हमने पर केजी ऑफ एयर सर्कुलेटेड हमने यहाँ निकाला 132.4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 के साथ, क्योंकि बेसिकली जो है हमारे पास ये जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ 14,000, ठीक है, डैट इज़ किलोग्राम पर आवर। सो इसको भी जो है वैल्यू को जो है हमने यहाँ कहने के कन्वर्ट करना है। सो क्योंकि हमारे पास जो है ये ओके क्योंकि ये फ्लो रेट होता है ना पर सेकंड वगैरह उस वैल्यू में, तो इस वजह से इसे मल्टीप्लाई बाय 60 करना है ताकि ये कन्वर्ट हो सके। सो 60 से करेंगे, सो ये वैल्यू जो है हमारे पास आनी है 10.57 kg। देखें जो एक्चुअल फार्मूला होता है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू mCp डेल्टा T। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास जो है मास फ्लो रेट, अगर हम यहाँ पर केजी की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली ये जो वैल्यू भी है ये हमारे पास इन 1 सेकेंड, आप बेसिकली आप कह लें कि हमारे पास ये आ रहा है। सो 1 सेकेंड को जो है हम कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, ताकि हमारे पास जो है पर जो है कह लें कि हमारे पास ये पर मिनट हमारे पास हो जाए। ठीक है, या फिर अगर आप इसे पहले ही अगर हम इसे लेट से कह लेते कि हम इसे पर मिनट लेके चल रहे हैं, सो जो 14,000 का फिगर है उसको हमने कन्वर्ट किया है इनटू पर मिनट। बल्कि सॉरी, वो जो वैल्यू थी हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये 14,000 किलो जूल पर आवर होता है। सो बेसिकली चूँकि हमने मास जो है वो पर मिनट में हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है, सो इस वजह से यानी कि ये बेसिकली हमारे पास है मास ऑफ एयर सर्कुलेटेड पर मिनट। सो इस वजह से बेसिकली, ठीक है। ओके जी, उसके बाद जो है हम पार्ट बी पे आ जाते हैं, और पार्ट बी जो है वो हमने फाइंड आउट करना था पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास रिलेशन यूज़ होगा वो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू MRT यूज़ होगी। सो P2 V2 इज इक्वल टू MRT और यहाँ T3 होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमने डिस्प्लेसमेंट एंड पे देखने के यहाँ एंड तक वो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। सो ये रिलेशन जी यूज़ होगा। सो डिस्प्लेसमेंट अगर हमने यानी कि कितना वॉल्यूम हमने डिस्प्लेस किया, सो V3 हमने फाइंड आउट करना है। मास जो है हमारे पास अब गिवन है वो 10.57 है, मल्टीप्लाई करेंगे R से, ठीक है जी, जो कि हमारे पास यहाँ 287 होता है आइडियल गैस कांस्टेंट।
ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम टेम्परेचर से विच इज़ 289, ठीक है जी, और डिवाइड कर देंगे हमारे पास P2 जो कि हमारे पास 1.05 बार है, ठीक है, 1.05 इंटू 10⁵ ताकि ATM में कन्वर्ट कर सकें। सो ये वैल्यू जब आप निकालेंगे सो डैट वुड कम आउट टू बी 8.35 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके जी, उसके बाद जो है हमने एक्सपेंडर, ये बेसिकली हमारे पास जो है कंप्रेसर की थी डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद जो है हमने एक्सपेंडर के लिए फाइंड आउट करना है वही आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ भी यूज़ हो रही होगी, ठीक है। सो यहाँ बेसिकली ओहो अब सही है। सो एक्सपेंडर के लिए जो है डैट इज़ V2 इज इक्वल टू MRT3 और इसे हम डिवाइड कर देंगे यहाँ P2 के साथ। ओके, सो एक्सपेंडर के हमने देखना है कितनी डिस्प्लेसमेंट है, सो डैट वुड बी इक्वल टू 10.57 मल्टीप्लाई बाय R 287 और मल्टीप्लाई बाय T3 जो कि हमारे पास है 157 और डिवाइड करेंगे P2 के साथ विच वॉज 1.05 इंटू 10⁵। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4.54 मीटर क्यूब पर मिनट। अच्छा, एक जो है क्वेश्चन अभी जो है आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने ये दोनों के केसेस में प्रेशर कैसे सेम ले लिया, ठीक है, जबकि हमारे पास जो कंप्रेशन प्रोसेस है वो हमारे पास ये यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास जो एक्सपेंशन प्रोसेस है वो यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है। सो इसको जो है अगर हम यानी कि इसको हम बात करते हैं कि जी अगर हमने इसको जस्टिफाई करना है, ठीक है, सो देखें कंप्रेसर का बेसिकली काम क्या है। कंप्रेसर का काम यह है कि उसने प्रेशर को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, बेसिकली। सो जो हमने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हमने वो कहने के टेम्परेचर लिया, ठीक है, जहाँ से बेसिकली वो उसको स्टार्ट करेगा। सो वो इस वजह से हमने कह लें कि उस टेम्परेचर को लिया 0.3 पे। हमारे पास जो टेम्परेचर था 289 कंप्रेसर का जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, वहाँ बेसिकली हमने उसको फाइंड आउट किया। और जो हमारे पास यहाँ कह लें कि हमारे पास जो एक्सपेंडर के केस में था इनिशियली देखें प्रेशर जो है वो तो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ बेसिकली आप यूँ समझिए कि एक्सपेंडर ने तो बेसिकली जो है उसको फ्लो कराना है। सो बेसिकली यानी कि कंप्रेसर का रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसको हम कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करने की कोशिश करें कि कंप्रेसर के केस में हमने यहाँ टॉप तक जाना है। सो इसको यहाँ टॉप तक पहुँचाने के लिए हम ये वाला डाटा लेंगे जो इस पॉइंट पे है ताकि इसको यहाँ पहुँचा सकें, ठीक है। जबकि एक्सपेंडर के केस में क्या होगा कि हम ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है, मगर लाजमी बात है अब इसको यहाँ ग्राउंड पे पहुँचाना है, ठीक है। सो इस वजह से जो है हम कह लें कि हमें अब यहाँ बेसिकली जो है यहाँ हम पहुँच चुके हैं, ठीक है, और यहाँ हमें ऊपर पहुँचाने के लिए काम जो है हमें ज़्यादा करना पड़ता, मगर जब उसे नीचे भेजना है सो आप ऐसे समझ लें कि आपने अगर लट से किसी को छत से धक्का देना, सो वो ज़्यादा ईजी है बजाय इसके कि आप किसी को उठा के आप लट से, अगर सुपरमैन है शायद आप कर लें, अगर किसी को जो है आपने वहाँ ऊपर पहुँचाना है। सो इस वजह से जो है आप कह लें कि हमने इस केस में यहाँ डाउनवर्ड्स वाली कंडीशन ली है। सो ये बेसिकली एक इसकी जस्टिफिकेशन है। बाकी अगर आपको मज़ीद चाहिए सो वो जो हमने फार्मूलाज वगैरह डिस्कस किए थे वहाँ जो है कंप्लीट मौजूद है, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं कि हमने जो है इसको क्यों लिया। ओके, उसके बाद जो है हम एक्सपेंडर को हमने कवर अप कर लिया है। उसके बाद जो है हमारे पास COP हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। सो यहाँ हम COP निकाल लेते हैं।
सो ये हमारे पास COP के लिए एक रिलेशन था फॉर आइसोट्रोपिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। सो हम वो यूज़ कर लेते हैं। COP इज इक्वल टू T3 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T4 माइनस T3 प्लस T2 माइनस T1। सो ये जब इन सारों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास COP जो है दैट वुड कम आउट टू बी 1.02। और उसके बाद जो है हमारे पास E है जो कि हमारे पास टोटल पावर्ड है, यानी कि हमें टोटल पावर रिक्वायर्ड कितनी है। सो टोटल पावर रिक्वायर्ड की हम अगर बात करें सो वो हमारे पास बनेगा P इज इक्वल टू MCP, और यहाँ तमाम टेम्परेचर्स आएंगे T4 माइनस T3 प्लस T2 माइनस T1, और यहाँ डिवाइड करेंगे हम 60 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे किलो वाट से। ओके, सो अब जो है हम इसे यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मैथ 10.57 था, CP हमारे पास 1.003, बाकी टेम्परेचर नो डिवाइड बाई 60 किया, सो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 22.83 किलोवाट, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हमने फाइंड आउट करनी है कि पावर रिक्वायर्ड पर टन, सो वो वैल्यू हमारे पास होगी 22.83 डिवाइडेड बाई 6, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.8 किलोवाट। ओके, सो यहाँ जो है हमारे पास कह लें कि न्यूमेरिकल जो है हमारे पास कंप्लीट होता है। अगेन जो है डिवाइड बाई 60 जो है वो हमने किया है, ठीक है, ताकि जो है हम इसको कह लें कि पावर की फॉर्म में हम इसे लिख सकें, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो फार्मूलाज इसके बेसिकली कुछ इस किस्म के ये डिराइव हुए हैं। बेसिकली ये जो 60 आया ये इस वजह से है कि हमारे पास CP की जो वैल्यू पर और बेसिस में होती है, सो उसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि वो वाट इज जाउल्स पर सेकंड, सो इस वजह से किया। सो इस तरह हमारा यहाँ पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। सो अब हम क्या करेंगे कि सेकंड न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं, और सेकंड न्यूमेरिकल को जो है अब हम सॉल्व करके देखेंगे। ओके जी, सो दिस इज़ लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द डे, और हमने जो है यहाँ वी हैव टू मेक सम कैलकुलेशंस। हमारे पास जो गिवन है वो ये कि रेफ्रिजरेटिंग मशीन ऑफ 6 टन्स कैपेसिटी वर्किंग ऑन बेल कोलमैन साइकिल हैज़ एन अपर प्रेशर लिमिट ऑफ 5.2 बार, और हमारे पास जो कह लें कि जो स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन है 2001 बार एंड 16 डिग्री सेल्सियस, और हमें ये पता लग रहा है कि हमारे पास जो कंप्रेस्ड एयर कूल्ड है एट प्रेशर ऑफ 41 डिग्री सेल्सियस एंटर्स द एक्सपेंशन सिलेंडर, ठीक है जी। हमारे पास जो है एक्सपेंशन और कंप्रेशन प्रोसेस वो बेसिकली आइसोट्रोपिक हैं, सो हमने ये तमाम चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले जो है हम यहाँ PV डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास V आ जाएगा, यहाँ हमारे पास P आ जाएगा, ये कुछ इस तरह ये वैल्यू बनती है, ठीक है जी। हमारे पास 1, 4, 2 और 3। यहाँ हमें गिवन है कि P1 जो है डैट इज़ सॉरी ये P2 होगा, P2 इज इक्वल टू 1, और हमारे पास ये जो P1 है डैट इज़ 5.2। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कंप्रेशन, अच्छा एक और चीज़, ये और ये, ठीक है जी, इनको हम कहेंगे कि ये आइसोट्रोपिक है। ओके, सो सबसे पहले जो है हम लेते हैं कंसिडरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है, फिर आइसोट्रोपिक कंप्रेशन। सॉरी एडियाबैटिक होगा।
यानी कि ये कंप्रेशन हो रही है 3 to 4 में। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि T4/T3 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई P2 इंटू गैमा -1/γ। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं, सो हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास 1.6 बनेगी। सो हम इसे लिख सकते हैं कि T4 इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई T3। T3 जो है सॉरी टेम्परेचर्स भी अभी हमने यहाँ लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ टेम्परेचर T3 है, ठीक है, डेट इज़ 16 या फिर ये 289 केल्विन बनेगा। और इसी तरह जो हमारे पास दूसरा टेम्परेचर है T1, ठीक है, जो कि यानी कि एक्सपेंडर से कह लें कि हमारे पास एक्सपेंडर में आ रहा है T1 डेट इज़ 41 डिग्री सेल्सियस या फिर 314 केल्विन। ओके जी, सो इट इम्प्लाइज कि हमारे पास जो T4 है डेट वुड बी 462.4 केल्विन। सो ये हमने एक किया कंसिडर। उसके बाद जो है हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ हमारे पास जो हम रिलेशन लिखेंगे डेट वुड बी T1/T2 इज इक्वल टू P1/P2 और गैमा -1/γ। सो यहाँ वैल्यू जो है हमारे पास जो डेटा गिवन है उसमें हमारे पास T1 की वैल्यू हमारे पास नोन थी, T2 की अननोन थी। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सो सॉरी सो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ सॉल्व करने पे बनेगी अराउंड ओके। अच्छा, यहाँ एक और करेक्शन कर दूँ। अगर आप जो है इसको जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में T2/T1 P2/P1 यूँ करके करेंगे तब भी वैल्यू सेम आएगी, मगर ये वाला रिलेशन जो है ये हमारे पास जो अगर आप स्लाइड्स में भी देखेंगे तो ये बेसिकली गिवन है। सो आप इस फार्मूला को यूज़ कीजिएगा। ओके जी, सो हमने यहाँ से एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद जो है हमने COP फाइंड आउट करना है और COP के लिए सबसे पहले इक्वल टू T2। सो ये वैल्यू हमारे पास बनती है 196.25 माइनस T1 विच इज़ 314 माइनस 196.25। सो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.67 का। उसके बाद जो है हमने फाइंड आउट करना है mass of air in circulation। सो ये फाइंड आउट करने के लिए यानी कि आप सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इसका निकाल लेंगे ताकि हमें पता लगेगा कितनी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। और टोटल क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी गिवन है कि 6 टन्स है, सो उसको यूज़ करते हुए हम अपने जो है यहाँ से टनेज निकाल लेंगे। सो हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख देते हैं कि इफेक्ट पर केजी ऑफ एयर।
सो अगर हम पर kg ऑफ एयर निकालें सो डैट वुड बी इक्वल टू Cp इंटू T3 माइनस T2, ठीक है जी। सो T3 माइनस T2 ये वाला दिस लाइन, ठीक है जी। सो Cp जो है वो हमारे पास है अराउंड 1.003 और चलें लिख ही देते हैं, और T3 जो है हमारे पास 289 और माइनस T2 जो कि 196.25 है। सो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आती है 93.03 किलो जूल पर केजी। सो अगर जो है अब हम कहें कि हमारे पास मास ऑफ एयर इन सर्कुलेशन निकालना हो, so that would be equal to 6 multiplied by 14,000 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू जो कि हमने 93.03 निकाली है, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे ताकि हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो पर मिनट में आ सके। सो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 15.05 किलोग्राम पर मिनट। सो ये हमारे पास हो गई, और इसके बाद जो है हमने पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और हमने बोर ऑफ कंप्रेसर फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले जो है हम कंप्रेसर के लिए हम वो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। वो अगर हमने फाइंड आउट करना हो सो इसकी एक और जस्टिफिकेशन भी है कि हम यहाँ V3 क्यों लेंगे, ठीक है। बेसिकली आप इसको यूँ समझ लें कि हमारे पास जो है कि कितना बेसिकली जो है यहाँ रिडक्शन हो रही है, क्या हो रहा है। सो बेसिकली हमारे पास जो वॉल्यूम भी है वो भी हमारे पास यहाँ जो है कह लें कि हम रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो इस वजह से कह लें कि हम एक तरह से जस्टिफिकेशन है कि हम वहाँ 0.3 को जो है हम उसका वॉल्यूम कंसिडर कर रहे होंगे। या फिर आप इसे यूँ भी कह सकते हैं जिस तरह बुक में लिखा हो कि पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंप्रेसर इज इक्वल टू वॉल्यूम कोरिस्पॉन्डिंग टू 0.3 दैट इज़ V3। सो V3 अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं। सो दैट वुड बी इक्वल टू MRT3 डिवाइडेड बाय P2। सो M जो है वो हमारे पास अब हमने फाइंड आउट कर लिया है 15.05 मल्टीप्लाई बाय R 287 मल्टीप्लाई बाय T3 जो कि हमारे पास है 289, और डिवाइड करेंगे इसको P2 जो कि हमारे पास है 1 बार। ये वैल्यू सॉल्व करने पे हमारे पास आती है 12.48 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। इसी तरह जो है हमने अगर हम इसी का यहाँ से स्वेप्ट वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लें, so that would be equal to
8 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 240, जो कि बेसिकली हमारे पास यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में 240 जो है हमें RPM यहाँ गिवन थे। ठीक है, ओके अच्छा, इसमें ना दो कन्फ्यूजन होगी, वो मैं दूर कर देता हूँ। ये जो 240 आ रहा है बेसिकली दैट इज़ RPM, ठीक है जी। और ये जो 2 आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमें ना यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, हमारी जो अजम्पशन हैं उसमें है कि ये हमारे पास डबल एक्टिंग है। ठीक है, सो इस वजह से जो है ये 2 आ रहा है। सो ये जो है हमारे पास ये क्योंकि रेवोल्यूशन पर मिनट होता है और ये हमारे पास जो है मीटर क्यूब पर मिनट होता है। सो मिनट मिनट से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास कहने की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी स्वेप्ट वॉल्यूम की डेट वुड बी 0.026 मीटर क्यूब। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है पाई डी स्क्वायर और यानी कि कंप्रेसर के पिस्टन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, पाई डी स्क्वायर बाय 4 हो गई है, हाँ जी, इज इक्वल टू 0.026। लेंथ जो है वो हमारे पास हमें गिवन है, स्ट्रोक लेंथ वो 200 mm है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो ये वैल्यू हमारे पास आएगी C इज इक्वल टू 407 mm। सो ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जो है हमने एक्सपेंडर के लिए फाइंड आउट करना है। सो एक्सपेंडर के लिए जो है हमने जो हम वॉल्यूम कोरिस्पॉन्डिंग होगी हम 0.2 के लिए लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है हमने जो है आई थिंक लास्ट न्यूमेरिकल के लिए जो है हमने ये यहाँ जिक्र भी किया था, ठीक है, कि बेसिकली क्या वजह है कि हम कंप्रेसर के केस में V3 ले रहे थे और जो हमारे पास एक्सपेंडर है उसके केस में हम V2 ले रहे थे। सो वो वही जो है हम यहाँ रिलेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे। और हम यहाँ लिख सकते हैं अब एक्सपेंडर के लिए V2 इज इक्वल टू MRT2 डिवाइडेड बाई P2। सो ये हमारे पास जो है M जो है हमारे पास 15.05 है, R2 87 है और T2 जो है हमारे पास वो 196.25 है। सो उसके बाद जो है जो प्रेशर था वो हमारे पास 1 × 10⁵ है। सो ये हमारे पास वैल्यू जो है ये हमारे पास बनती है 8.476 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास ये आ गया, तो उसके बाद जो है हम स्वेप्ट वॉल्यूम पर स्ट्रोक फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्वेप्ट वॉल्यूम पर स्ट्रोक, सो ये वैल्यू जो है हमारे पास होगी 8.476 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ भी 2 आ रहा है इस वजह से क्योंकि डबल एक्टिंग है और 240 रेवोल्यूशन पर मिनट की वजह से। सो ये वाले हमारी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.0176 मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और जस्टिफिकेशन भी हो सकती है, हम जो यहाँ V2 यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास आप यूँ इसको समझ लें कि
जो हमने एक्सपेंड करना है या जो हम एंड पे वैल्यू चाह रहे हैं वो बेसिकली समवट जो है कहने के वो v2 के इक्वल है। सो यानी कि आउटकम हमारी जो है वो एक्सपेंशन पे बेस कर रही है। सो इस वजह से जो उसका जो प्रोसीजर है वो आपके कंप्रेसर के उलट एक तरह से बन जाता है। यानी कि हम कंप्रेसर के केस में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू थी हम वो ले रहे थे, और यहाँ जो है हम जो हमारा एंडिंग पॉइंट वैल्यू हम वो ले रहे हैं। ओके जी, सो ये हमने जो है यहाँ से जब आप यहाँ से दोबारा इसके लिए फाइंड आउट करोगे, ठीक है, पाई डी ई स्क्वेयर इंटू एल डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0.0176, और हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास 200 mm है स्ट्रोक लेंथ। सो ये वैल्यू हमारे पास जो है डी ई की वो हमारे पास आएगी 335 mm। ठीक है जी। ओके, उसके बाद हमने जो है सिंपल पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द यूनिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो पावर रिक्वायर्ड, सो यहाँ हम लिख सकते हैं ठीक है जी, एज COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन। सो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है हमारे पास वो होगा 6 टन्स कैपेसिटी है मल्टीप्लाई बाय 14,000 डिवाइड कर देंगे वर्क डन। वर्क डन जो है हमारे पास वो ये रहा जी, सॉरी, वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है, COP हमें यहाँ ये हमने फाइंड आउट किया हुआ। ठीक है, सो हम क्या करेंगे 1.67 यहाँ आ जाएगा और हमारे पास जो W है वो यहाँ आ जाएगा। सो इट एम्प्लाइज के W जो है वो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि जो पावर रिक्वायर्ड है डैट वुड बी अराउंड 13.97 किलो जाउल्स पर सेकेंड, या फिर 13.97 सॉरी, या फिर यही जो है क्योंकि जाउल्स पर सेकंड है, सो इसी को हम जो है यहाँ किलो वाट कर देंगे। सो यहाँ जो है फाइनली हमारा ये ख़त्म होता है आज का लेक्चर। ठीक है, सो जो एयर साइकिल है, जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल वो हमने कंप्लीट कर लिया। मैं सिर्फ आप लोगों को एक और रिकमेंड करूँगा कि जो हमारा एक थोड़ा सा इसको रीड आउट ज़रूर कीजिएगा कि हमारे जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसकी एयर कंडीशनिंग के बारे में उसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा ऑन योर ओन, ताकि बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा वो टॉपिक और बड़ा एक जो है मुनफरिद किस्म का पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। सो उसको आपने अपने उन पे जो है आपने स्टडी करना है, ये आपके कह लें कि सॉर्ट ऑफ एक होम असाइनमेंट है। सो कोई भी क्वेरी होती है फील फ्री टू आस्क, एंड सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।